जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि 2024 में जो है ना दिसंबर में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होना निश्चित है और हमने सीटेट से संबंधित एग्ज़ाम के सिलेबस और पैटर्न से संबंधित जो है एक वीडियो बना करके चैनल पे डाल दिया। आप उसे देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगा। इसमें हम बोले थे कि हम आपके लिए क्या देंगे उस सिलेबस में, तो हम आपके लिए अप टू एग्ज़ाम तक जो है CDP जो कि आपका 30 मार्क्स तक, जो कि क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 दोनों में CDP कॉमन है, पूछता है, उससे संबंधित जो है क्विज फॉर्म में वीडियो देंगे। आप उसका उत्तर देते चलिए और डिटेल भी बताते जाएंगे। और साथ साथ में जो उसमें एक SST पेपर जो है ना, सोशल साइंस से संबंधित पेपर, सोशल स्टडीज जो है, और उसके साथ साथ में साइंस और प्लस और जो मैथ सेक्शन है, और जितनी ये जो NCERT में जितना प्रश्न पूछा गया ना, और जितने सारे संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों का संग्रह करके अप टू एग्जाम तक उपलब्ध कराते रहेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पहले देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जो नए जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए लगातार कंटेंट हमेशा उपलब्ध कराते रहें। चलिए शुरू करते हैं। जो यहाँ पे पहला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास और अधिगमन के बीच संबंध के सही तरीकों को सूचित करता है। ये सारे प्रश्न जो है ना, ये अब तक के जितने भी विभिन्न सारे स्टेट हैं उस सब में जो टेट का एग्जाम है या सेंट्रल लेवल पे टेट का एग्जाम, जो स्टेट का एग्जाम है, उनमें जो प्रश्न पूछे गए उनका ये कलेक्शन है। याद रखिए कि जो एग्जाम पूछा जाता है, नया प्रश्न नहीं बनाया जाता है, उसी प्रश्नों में से पिक किया जाता है, तो उसी सब का ये कलेक्शन है और हम आपको इसका डिटेल से डिस्कशन करा देते हैं। जहाँ पे क्या है, विकास और अधिगमन के बीच संबंध सही तरीके सूचित करता है। अब देखिए, ये विकास और अधिगमन, अधिगमन एक वर्ड है, इसका अर्थ ही होता है सीखने के तरीके, सीखने के तरीके। पहले ऑप्शन देख ले, अधिगमन विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, कि अधिगमन की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, कि विकास और अधिगमन अंतः संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं, विकास और अधिगमन संबंधित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा विकास और अधिगमन जो होते हैं ना, वो अधिगम जो होते हैं अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। देखिए, विकास मतलब क्या, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखने का एक तरीका होता है, सीखने की एक प्रक्रिया होती है, और ये दोनों जो है ना, वे दोनों एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। और यह प्रक्रिया जो है, लगातार आदमी सीखता रहता है तो कुछ ना कुछ वो अपने लाइफ में विकास करते जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो मतलब एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका ऑप्शन जो है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। डैश के अलावा, देखिए इस तरह के जो प्रश्न आए ना, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। अलावा जो है ना, निगेटिव मीनिंग दे रहा है, मतलब इनमें से तीन, उसका आंसर है एक नहीं है, वही नहीं पूछ रहा है। युवा बच्चों के विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब अलावा, वो निभाता एगो नहीं निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, सही है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, बिल्कुल, उससे भी सही होता है। विकास दर उसी को विकास होता है, इसी को कहा जाता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, कि ये नए कौशल हासिल करते हैं वो, और सीखने और उन्हें कम उपयोग किया जाए। देखिए, ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। यह जो है ना, इसके अलावा सारे जो है ये विकास से संबंधित है, क्योंकि जो विकास युवा में खेल के माध्यम से जो विकास होता है, उससे क्या होता है, उससे उसका सामाजिक के बाद आपका मानसिक के बाद उसका शारीरिक और उसका नैतिक, ये तीनों के विकास में जो इसका योगदान है, और इसी को यह प्रभावित करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की क्या विशेषता है। अब अध्यापक के विषय में प्रश्न पूछ रहा है। इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे ना, तो आप हमेशा अध्यापक की तरह ही सोचिए। जैसे CDP या EVS या किसी भी सेक्शन में प्रश्न पूछता है, तो अपने आप को उस जगह पर रख करके फिर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो पेडागोजी वही चीज़ है, शिक्षण कला है, तो वो आप वहाँ पे रख करके अपने आप को सोचिए। और CDP बाल विकास भी उसी से संबंधित है। आप वहाँ भी अपने प्रश्न को अपने आप को रख करके केंद्र में रख कर सोचिए। यह संवेगात्मक रूप से संतुलित, मतलब यह संवेगात्मक रूप से संतुलित है, मतलब वे संवेगात्मक रूप से संतुलित हैं। उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, कि यह अत्यधिक संवेदनशील है, कि
वह सख्त अनुशासन पसंद है। देखा वे मतलब यह जो है ना, ये संवेगात्मक रूप से संतुलित हैं एवं साथ साथ में एक अध्यापक की विशेषता होती है कि मानसिक रूप से भी है ना, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। मतलब छोटी छोटी बात पर, बच्चों के बात पर चिड़चिड़ापन नहीं होना, उसको समझाना है। चाहे आप उसके लिए अलग तरीका अपना लीजिए, चाहे उसको संस्कृति के माध्यम से, गाना म्यूजिक के माध्यम से, कविता के माध्यम से, वर्ड प्ले के माध्यम से, जिसमें रुचि हो, बच्चों की रुचि जान करके मतलब उसको अध्यापन, आप एक अध्यापक के रूप में अध्यापन कराइए। तो मतलब साथ साथ में मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ, ये दोनों चीज़ को दिखाता है। डैश के अनुसार बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। किन के अनुसार? यह बाल विकास शास्त्री हैं वुडवर्ग साहब के अनुसार, कि गैरेट साहब के अनुसार, कि हॉलैंड साहब के अनुसार, कि बार्नडाइक साहब के, इसमें हो जाएगा वुडवर्ग साहिब के अनुसार। देखो अनुवांशिकता जो है ना, अनुवांशिकता एक तरह से कहा जाए, यह दो पर निर्भर करता है। एक व्यवहार रचना और दूसरा है तंत्र निर्माण का। अब अनुवांशिकता एक है, जैसे हम कोई बीज लगाते हैं ना, जब पौधा लगाते हैं तो बीज कोई भी जमीन में डालेंगे तो उससे पौधा होगा। मतलब यह एक तरह से है कि यह एक नियम है, लेकिन यह उसकी संभावना तब बनेगी जब उससे संबंधित वातावरण रहेगा, उसका मतलब मिट्टी में नमी की मात्रा, जो उपयुक्त क्षेत्र होना चाहिए, खुलापन होना चाहिए, धूप होना चाहिए, तभी ना जाकर के वह विकास करेगा। उसी अनुसार से बालक पर भी निर्भर करता है कि अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। मतलब अनुवांशिकता मतलब व्यवहार रचना और तंत्र निर्माण तब होगा जब उसके अनुसार से, जैसा वातावरण रहेगा उसी अनुसार से वह डेवलप कर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है हमेशा स्वस्थ वातावरण, अच्छा वातावरण बना करके रखिए। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। कि प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या, मतलब किसको आप प्रमुखता देंगे स्कूल में, कि प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों, कि प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों। देखिए प्रमुख स्थान है स्कूल में स्कूली बच्चों का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये सारे आंशिक रूप से सत्य हैं, लेकिन पूर्णतः सत्य जो है ना, स्कूली बच्चे हैं, उसी को फोकस करके ये चीज़ दिया जाता है। अब क्यों है? क्योंकि बच्चे का वहाँ पे जो है स्कूल में ही हमें मतलब एक तरह से बहुमुखी विकास होता है। बहुमुखी मतलब मानसिक रूप से, उसके बाद खेल कूद से, शारीरिक व्यायाम करने से, अगर हम पीटी का क्लास जब लिया जाता है, खेल कूद होता है, व्यायाम होता है, तो उससे वह फिजिकली मजबूत होता है, मेंटली स्ट्रांग होता है। और साथ साथ में अच्छे शिक्षण जब दिया जाता है तो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो नैतिक रूप से भी वह काफ़ी जिम्मेदार होता है और समझने लगता है। इस तरह से स्कूली बच्चों के चहुमुखी विकास को यह केंद्रित होता है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। वह 4 विशिष्ट अवस्थाओं की जो पहचान की गई है ना, वो किन के द्वारा? एरिक्सन साहब के, कि स्किनर साहब के, कि पियाजे के साहब के द्वारा, कि कोहनबर्ग साहब के द्वारा, कि ये बाल विकास शास्त्री पियाजे साहब के द्वारा। और 4 विशिष्ट अवस्थाओं कौन सब है, इसे जरा देख लेते हैं। यह है आपका संवेदी गमन, यह है आपका गमक काल है। संवेदी गमक काल होता है 0 से लेकर के 2 साल के बीच का समय होता है। और दूसरा होता है पूर्ण संक्रिया गमक काल होता है। यह होता है 0 से लेकर के 7 साल तक। और तीसरा होता है मूर्त, थोड़ा होता है संक्रिया काल होता है 7 से लेकर के 11 साल। धीरे धीरे विकास की अवस्था लगातार बढ़ते जाती है। और चौथा होता है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो मतलब औपचारिक होता है, बस लास्ट औपचारिक स्टेज रहता है। औपचारिक संक्रिया गमक काल जो होता है वह होता है 11 से लेकर के 15 साल। यहाँ तक किशोरावस्था स्टार्ट हो जाता है, मतलब जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अब रचनात्मक विकास उसमें होना स्टार्ट हो जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा पूछ रहा है तो कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, कि शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, कि बच्चों के अनुभवों को, उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, कि निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बना। देखें बच्चे के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। क्यों? क्योंकि बच्चों के अनुभवों, बच्चे क्या सीख रहे हैं, उसकी क्या रुचि है,
क्या योग्यता है, क्या कुछ लाइफ में उन्होंने अनुभव किया। जो बात बोल रहा है ना, उस बात को महत्व देना है। कोई अगर बच्चा बोलता है कि मतलब होता है कि हमारे गांव में ऐसा हो रहा है तो उसको मजाक नहीं, हमारे घर के बगल में ऐसा हुआ मजाक नहीं, वह देख रहा है, वह उसको अनुभव कर रहा है। या कोई अच्छा चीज़ हो रहा है तो अगर उसमें वह रुचि ले रहा है खेल प्रतियोगिता में, तो उसको उस अनुसार से बढ़ावा देने के लिए शिक्षा शास्त्र की व्यवस्था वैसी ही रखनी चाहिए। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? प्रायोगिक बुद्धि है कि संसाधनपूर्ण बुद्धि है कि गणितीय बुद्धि है कि व्यवहारिक बुद्धि है? इसमें है आपका व्यवहारिक बुद्धि। अब त्रिस्तरीय बुद्धि की बात किया गया है ना, तो इसमें एक होता है व्यवहारिक बुद्धि, एक होता है व्यवहारिक बुद्धि, और दूसरे स्थान पर आता है सृजनात्मक बुद्धि होता है, सृजनात्मक बुद्धि होता है। और तीसरे स्थान पर हुआ विश्लेषण करना स्टार्ट करता है, विश्लेषणात्मक बुद्धि होता है, नात्मक बुद्धि होता है, मतलब सिर्फ व्यवहारिक मतलब वो आसपास से सीखता है, सृजन करता है। जैसे मान लीजिए कोई किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि यह जो है ना ग्रह, जितने सारे ग्रह हैं या चंद्रमा है वह पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है, तो जब वह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है तो इसका मतलब यह है कि व्यवहारिकता वह जान रहा है, किताब में पढ़ा है। अगर वो किसी चीज़ से दिखाना चाहता है तो वह सृजन कर रहा है उस चीज़ को, और अगर उसको वह प्रमाणित कर देता है तो विश्लेषण कर रहा है। तो स्टर्नबर्ग साहब ने त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया, यह व्यवहारिक बुद्धि से संबंधित है। हाँ, हमारे प्ले लिस्ट में जब स्पेशल एजुकेटर का जो एग्जाम चल रहा था ना, उससे संबंधित बाल विकास और CDP कराया गया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, वह आपके लिए आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी होगा। याद रखिए, निरंतर और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। आप प्रश्नों का अभ्यास करिए। हम ऐसा मानते हैं कि जितने स्टूडेंट देख रहे हैं ना, वो सारे स्टूडेंट जो है सीटेट हैं, वो सारे स्टूडेंट बीएड से पास हैं। बीएड में ये सभी उसकी मतलब उसके पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में दिया गया है। तो आप अब अभ्यास करिए, आपका समय आ गया अभ्यास का, तो हम आपका अभ्यास अप टू एग्जाम तक कराते रहेंगे। व्यक्तित्व के संगठन का रूप क्या है? सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक की मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। व्यक्तित्व का संगठन किस स्तर पर होता है? तो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्तर पर। देखें, मनोवैज्ञानिक प्लस मतलब किसी की, देखो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक ये दोनों है ना, ये दोनों जब रहता है किसी में, तो अगर ये इसकी कमी हो जाती है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक से, तो एक तरह से संतुलन का विकास जो होता है ना, संतुलन विकास, यह क्या होता है, यह अवरुद्ध हो जाता है, यह रुक जाता है। याद रखिएगा, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना, ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। देखिए, अगर आप प्रश्न पढ़ते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा मान्यता प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगमन अनुवीक्षण कर सकते, मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है उस पर किस प्रकार से अनुवीक्षण कर सकते हैं, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। मतलब यह एक तरह से अनुवीक्षण मतलब होता है विषय वस्तु से संबंधित है। यह विषय वस्तु सीखने की जो विषय वस्तु जो भी दिया जाता है उसमें तार्किक तरीके से वह अनुवीक्षण करता है, मतलब उसका तार्किक तरीके से वह पूर्ण ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, आपस में चर्चा करना, स्कूलों में पूछना, हिचक हटाना, इस तरह का परिवेश वहाँ पे बतौर शिक्षक के रूप में आपको इस तरीके का माहौल दे करके बच्चों, ताकि इस तरह से प्रश्न पूछे और अधिक से अधिक प्रश्नों को समझे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। किस माध्यम से विविधता को संबोधित कर सकती है? तो ऑप्शन है चिंताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व दे करके। कि ऑप्शन है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा स्तरीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगमन शैली को समायोजित करके, कि मानक निर्देश देकर निष्पादन हेतु सर्वमान्य मापदंड निर्धारित करके। सब मापदंड ऐसा कुछ इसमें देना नहीं है, तो पहला सही है और दूसरा सही है और तीसरा सही
सही है, मतलब ऑप्शन 1, बी और सी तीनों सही है। विविधता को संबोधित करता है कि मतलब उसको स्वीकार करना, उसके बातों को, क्या चिंताओं को, क्या तरह उसके मन में प्रश्न आ रहे हैं उसको स्वीकार, उसे महत्व देना, ताकि उसका एक तरह से बौद्धिक विकास हो। सामाजिक पृष्ठभूमि किस समाज से आता है, वहाँ पे पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, तो उसकी उस पर भी कुछ विशेष फोकस करना, उसे उदाहरण दे करके बताना कि सामाजिक पृष्ठभूमि मान्यता नहीं रखता है, आप क्या मेहनत कर रहे हैं, आप उसको किस तरीके से सिखा सकते हैं, किस तरीके से उसमें रचनात्मकता ला सकते हैं। और साथ साथ में विभिन्न अधिगमन शैली, सीखने का विभिन्न तरीका, जैसे सांस्कृतिक का आप सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नुक्कड़ नाटक है, इस प्रकार से कुछ कार्यक्रम का, या आप वर्ड प्ले के माध्यम से कुछ भी इस तरह से आयोजित करके आप उसमें शिक्षा के प्रति रुचि को संबोधित कर सकते हैं, उसमें विविधता ला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए कंटेंट निश्चित लगातार लाते रहें। और साथ साथ में अभी जो है ना, आपके लिए जो CDP हम आपको बोले हैं SST, और साथ साथ में साइंस और मैथ के लिए हम NCERT बेस्ड क्वेश्चन लाएंगे और फुल डिटेल्स कराएंगे, तो आप उसे देखिए और उसका आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, इसी प्लेलिस्ट में जो है SPD GK करके है, वह भी एक तरह से इसी का कलेक्शन है, आप उसे देख लीजिए। आपका अधिकांश प्रश्न जो है ना उससे संभावित है, उससे संभावित बनेंगे, और वह बनेंगे। 6 घंटे का लगभग वो वीडियो है, आप 2 का रफ्तार लगा के देख लीजिए, 3 घंटे में कंप्लीट होगा, लेकिन निश्चित एक बार उसे आप देख लीजिए, वह काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक कार्य आकलन कार्य नहीं है? जैसे नहीं आए तो अलर्ट हो जाइए, यहाँ पे गोला मार दीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न है ना आपके माइंड में चलता है, तो वहाँ पे जानते हुए प्रश्न को हम गलती कर देते हैं, या उसकी संभावना बन जाती है। एक खुले अंत वाला प्रश्न है कि परियोजना है, कि अवलोकन है, कि विद्यार्थियों का योग्यता का क्रम निर्धारित करना। नहीं है, योग्यता का क्रम निर्धारित नहीं करना, वहाँ पर पे है मतलब उसका आकलन करना, उसका संकलनात्मक टाइप से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन योग्यता क्रम नहीं उसको निर्धारित किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ग्रेड अंकों से कैसे अलग? ग्रेड जो दिया जाता है और अंक जो दिया जाता है वह कैसे? जैसे एक स्टूडेंट पास करता है फर्स्ट ग्रेड या A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड ऐसे देते हैं ना, तो वह अब फर्स्ट करता है तो अंक के आधार पर एक को देते हैं, ग्रेड के आधार पर सबको देते हैं। यह निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक, की मुक्त अंत से, कि समस्या समाधान के अवसारी से? तो इसमें जो आपका हो जाएगा ना, तो यह विश्लेषणात्मक, यह विश्लेषण किया जाता है कक्षा में, यह बच्चों की कक्षा में मुख्य रूप से यह बच्चों की स्थिति को दिखाता है, स्थिति को दिखाता है, कक्षा में बच्चों की स्थिति को दिखाता है। और जब अंक देते हैं तो वह क्या होता है, अंक कैसे रट करके ला सकता है स्टूडेंट, गलत साधनों का प्रयोग हो सकता है, कर सकता है, संभावना रहती है। आप सब शिक्षक बनिएगा, इस लाइन में जाइएगा, तो आप लोग भी अभी तो स्टूडेंट है तो गुजरे हैं ना जी, सर जी सब हमारे सर जी दीदी जी जितना देख रहे हैं ना, तो सिंसियर होकर देखिए। आप कोई काम कर रहे हैं, कोई कुछ भी हो सकता है, ट्रेवल कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो आप वो कान में हेडफोन लगा के देख लीजिए या स्पीकर ऑन करके देख लीजिए, आप देखते रहिए लगातार प्रश्न, तो आपके मन मस्तिष्क में छप जाएंगे और इस तरह का प्रश्न आपसे गलती नहीं होगा। सहयोगात्मक अधिगमन एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए? सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना, कि कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें होगा सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। अधिगमन एवं हम उम्र के साथियों द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग किया जाना? देखिए, समावेशी का अर्थ होता है कि समावेशी कक्षा मतलब होता है, समावेशी वर्ड का अर्थ हो गया कि कक्षा में हर तरह के स्टूडेंट बात को सीख जाए। मतलब जो पढ़ने में थोड़ा सा हो सकता है वह उसका कैचिंग पावर कम हो, तो उसको भी अगर आप सिखाने में सफल हो जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपकी कक्षा की सफलता है। वही है, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, मतलब ताकि 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों को आप एक साथ कर दीजिए, तो उसको आप सीखने का अवसर दे दीजिए। बच्चों को आप छोटे छोटे समूह में बांट दीजिए, कुछ वहाँ उसको वर्क काम दे दीजिए, उस हिसाब से वह उसे करे। तो उसमें सक्रिय भूमिका, आप उसमें भूमिका निभाइए, आप उसमें रुचि दिखाइए, आप उसको मदद करिए, जहाँ गलती कर रहा है बताइए, या आप उसको आइडिया दीजिए। तो यह क्योंकि प्रत्येक बच्चे का अपना अपना अलग सीखने का एक स्तर होता है, उसका भाव व्यक्त करने का, सब बच्चों का अलग अलग तरीके से भाव व्यक्त, कोई एक ही बात को अलग अलग विचार हो सकते हैं, उस एक ही बात
को लेकर अलग अलग भाव दे सकते हैं, किसी एक चीज़ को अलग अलग अनुभव के साथ दे सकते हैं। तो इसको आपको अवसर देना, इसी चीज़ को लेकर के मतलब सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए उसे। अधिगमन निर्योग्यता वाले बच्चे, अधिगमन जो निर्योग्यता वाले, अधिगमन मतलब यही होता है एक तरह से। अधिगमन का क्या अर्थ होता है? मतलब सीखने, यह होता है सीखने की प्रक्रिया होती है, सीखने की प्रक्रिया होती है। अधिगमन कार्य मतलब निर्योग्यता मतलब सीखने की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। दो वर्ड तो यही बोल रहा है। अब देखो ऑप्शन पढ़ते हैं, बहुत बुद्धिमान या परिपक्व, ऐसा नहीं है। निर्योग्यता मतलब नहीं, उसी से हुआ। बहुत सक्रिय, बहुत सक्रिय ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। सीखने की प्रक्रिया है लेकिन रुचि कम है या इंटरेस्ट कम है, याद कम हो रहा है। अधिगमन के कुछ पक्षों से संघर्ष कर सकते हैं। हो सकता है उसका पढ़ाई में मन नहीं लगे, हो सकता है वह खेल में आगे हो, लेकिन वही हुआ ना जी, कुछ उसका रुचि जिस चीज़ में है, कुछ पक्षों में वह संघर्ष करते हैं। तो इसमें आपको उसके रुचि को जान करके उस तरह का माहौल बना करके उसको वहाँ पे पढ़ाना है। आप लोग जब ट्रेनिंग में जाइएगा ना, जब आप लोग सीटेट पास करके अपने अपने एग्जाम में जो शिक्षक एलिजिबिलिटी के लिए जो भी एग्जाम लिया जाता है, जैसे बिहार में बीपीएससी के थ्रू लिया जाता है, टीजीटी पीजीटी बहुत जगह पे लिया जाता है, उस आधार पर जब पास करते हैं, जब आप सबका ट्रेनिंग होगा ना, तो उसमें इस सब चीज़ को बताया जाएगा। इसीलिए हम आपको पहले से ही गाइड कर रहे हैं। हम भी ऑलरेडी सरकारी सर्विस में हैं, हम आपको उतना नहीं बता सकते हैं। आपको जो रेडीमेड दे रहे हैं ना, आप उसको पढ़ते जाइए, समझते जाइए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में निश्चित दीजिए, आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा, और ताकि हम भी लगातार आपके लिए सुधार करते रहें और हमेशा अच्छा करते रहें। एक समस्या के मूल और अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो किसकी एक प्राथमिक विशेषता है कि यह क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, अधिगमन अशक्तता वाले बच्चों की या मतलब अंतः केंद्रित बच्चों की। इसमें मुख्य हो जाएगा सृजनात्मक बच्चों की, अहं केंद्रित बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की इसमें हो जाएगा। मतलब इसमें समस्या जो होता है अपसारी समाधानों के साथ करने वाली योग्यता निम्नलिखित किसकी एक समस्या जो होता है ना, खास करके समस्या, यह मतलब समस्या पर नवीन ढंग से सोचने, विचार करने और कार्य करने में, मतलब सोचे, उस पर विचार करे और फिर कार्य करे, इस तरह से मतलब उसका समाधान, मतलब यह हुआ था सृजनात्मक बच्चों की। यह मतलब एक तरह से कहा जाए तो यह उसका गुण होता है, वह इस तरीके से सोचता है। सृजनात्मक बच्चे जितने भी सारे होते हैं, तो यह लगभग बाल विकास शास्त्री थे, मतलब वो था टोरेंस साहब ने एक तरह से 84 विषयों की सूची बनाई है इस संबंध में। अब देखा अगला प्रश्न है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? शैक्षिक लब्धि की अवधारणा कितने? गार्डनर साहब ने दी, कि सोनेल साहब ने दी, कि बर्टन हॉल साहब ने दी, कि सिरिल बर्ट साहब ने दी? तो एक तरह से मतलब बाल विकास शास्त्री साहब जो हैं, इसमें सिरिल बर्ट साहब, उनका यह कथन है कि इन्होंने जो है ना, वह चार्ल्स स्फीयरमैन साहब के जो एक तरह से परीक्षण बैटरी का उपयोग किया, परीक्षा, उसके बाद उन्होंने यह शैक्षणिक लब्धि की अवधारणा दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता? समस्या जैसे नहीं आए तो आप गोला मार दीजिए। हम आपसे बार बार, जितना दीदी जी सब और जो भविष्य के सारे दीदी जी और सर जी सब देख रहे हैं, हम आपको कहेंगे जैसे नहीं आए तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं मारिए, वहाँ पे गोला लगाइए और तब आप जा करके फिर ऑप्शन को पढ़िए, फिर जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पे गलती होने की संभावना ज़्यादा प्रबल हो जाती है। इसलिए देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे जो हो जाएगा, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार की प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। किसी खाली विशेष, ऐसा नहीं, आगे पढ़ते हैं, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, कि कुछ देखा सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तर जैसे शब्दावली का प्रयोग, ये सारे हैं। कोई भी विशेष समस्या आएगा, कौन सा नहीं? तो अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, ये नहीं है। तो अभिसरण उत्तर क्या होता है? जिसका उत्तर फिक्स रहता है, जो मतलब खास करके जो रट्टा मार देना, स्मृति के आधार पर, वह पहचान के आधार पर जो किया जाता है, तो उसी को अभिसरण का रखा जाता है। मतलब उसका पहले से निश्चित अर्थ पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है। जैसे अगर पूछा जाए तो a+b का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है? a² + b² + 2ab, ये रट्टा फार्मूला है। लेकिन आप इस
इसमें चाहे तो इसको प्रमाणित कर सकते हैं कि a+b और फिर a+b, इसको आप सॉल्व कर लो गुणनखंड विधि से तो ये आंसर आ जाएगा। तो अभिसरण उत्तर वही होता है कि ये रट्टा लगा दिए, नहीं तो आप इसको सृजनात्मक ये हुआ कि इसको आप प्रमाणित किए, ठीक है ना। तो इस तरह के उत्तर का प्रश्न पूछना यह एक तरह से कहा जाए तो वर्णन नहीं है, ठीक है। अगर प्रश्न पूछ रहे हैं उनको जवाब है तो यह भी स्टूडेंट में क्षमता हो, वो आप उसमें एक तरह से ऊपर डेवलप करिए ताकि वह जो है ना उसको प्रमाणित कर सके, उसको बता सके। बच्चे किस प्रकार से सीखते, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं, देखिए फिर नहीं आ गया। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं कि नहीं है, पूछ रहा है कि केवल कक्षा में, खाली कक्षा में सीखते हैं, आगे भी पढ़ते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञात्मक रूप से तैयार होते हैं। मतलब संज्ञात्मक मतलब होता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, इस सब चीज़ को वह सब जो समझना स्टार्ट कर दे, वही होता है कि बच्चे अनेकों प्रकार, कई प्रकार से, सही बात है, यो सही है जी। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, सेल्फ मोटिवेशन होता है, उससे भी सीखते सही। बच्चे केवल, जरूरी नहीं बच्चे केवल कक्षा में नहीं सीखते हैं, बच्चों की प्रकृति होती है जिज्ञासु। बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है ना। वे हर समय हर परिस्थिति में सीखते हैं। आप घर में आपका किस तरह से व्यवहार है, क्या घर में कर रहे हैं, उससे आपके बच्चे देख रहे हैं। तो नहीं कहा था बच्चे पर असर पड़ते रहे, सही व्यवस्था रखिए, सही तरीके से करिए, स्कूल में सही वातावरण रखिए ताकि बच्चे अच्छा चीज़ सीखे। कोई गाली गलौज कर रहा तो उसको समझाइए, उसको मारिए ना, पर समझाइए बेटा ये ठीक नहीं है, इसको आप करते हो तो आप पर असर पड़ेगा, आगे जा करके आपको ये दिक्कत आ जाएगी। तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें जब ये दिक्कत, वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित हो जाएंगे, नहीं ये चीज़ सही सर जी बोल रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चे, मतलब ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं पूछ रहा तो ऑप्शन केवल कक्षा में, हर जगह सीखते हैं बच्चे की प्रवृत्ति। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो बाल विकास शास्त्री साहब थे, उनका नाम था प्रोबेल साहब। उन्होंने किंडरगार्टन विधि दिया। किंडरगार्टन क्या है, इसका होता है बच्चों का उद्यान। क्या है, बच्चों का उद्यान है, बच्चों का उद्यान है। यह लगभग उन्होंने 19वीं शताब्दी के आसपास में इसे विकसित किया। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है किंडरगार्टन में, जैसे खेल विधि हुआ, खेल गतिविधि के माध्यम से सिखाते हैं, गीतों के माध्यम से, या कुछ कहानी इत्यादि सुना करके, या कुछ रचनात्मक, कुछ प्रैक्टिकल काम दे दीजिए, रचनात्मक कार्य करके, यही हुआ किंडरगार्टन विधि। इस विधि से बच्चों को सिखाया जाता है। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति में आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, कि इसमें है कि बच्चों के अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करते हैं। बच्चों को अपनी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए, कि बच्चों ने अभी तक संकलनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है, तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता। बिल्कुल सही है। यहाँ क्या कहता है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियाँ, लगातार गलती, कुछ बच्चा अधिकतर सीख रहे हैं लेकिन कुछ गलती कर रहे हैं, तो इस अनुसार में आपका रोल क्या हो जाता है। तो एक तरह से आप जो बच्चों को बता रहे हैं वह उसको नहीं समझ में, तो अलग विधि अपनाइए ना। शिक्षण विधि पर आप चिंतन करिए, जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करिए और कुछ ना कुछ अलग तरीके से उसको बताइए ताकि उसको उसमें इंटरेस्ट आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है, कौन सबसे उपयुक्त है, तो यहाँ है कि गलतियों से बच्चे के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। कि सबसे उपयुक्त पूछ रहा है कि बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाता, कि ये तो दंड उंड का तो प्रावधान कहीं न है। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उसमें विचार करने की क्षमता नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे विचार करते हैं शुरू से ही, हर जगह से उनमें रचनात्मकता का गुण होता है, वह सामाजिक, मानसिक, इस तरीके से वो सशक्त होते हैं लगातार विचार करके। बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होते हैं, यह जानने के लिए कि वह किस प्रकार से सोचते हैं। सही बात है, बच्चे अगर गलती कर रहे हैं इसका मतलब हुआ तो वह उसको किस तरह से सोच रहे हैं। अगर कोई चीज़, किसी चीज़ को सोचने में उसे, या जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आप पढ़ाएंगे उसको नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसको उस विषय के प्रति या उस चीज़ के प्रति सोचने का नज़रिया अलग है। तो आपको उसको समझाना कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे होता है, तो यही होता है खिड़की के समान होता है, या जानने में किस प्रकार सोचते हैं। अगला है अभिप्रेरणा और अधिगमन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा
कथन सही है। अधिगमन तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुस्तकों के उपयोग से प्रेरित होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अधिगमन में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं, प्रेरणा तो चाहिए गुरु। अधिगमन केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा। ऑप्शन सी सही है। मतलब होता है भीतरी प्रेरणा अंदर से है कि नहीं, हमें सीखना, हमें पढ़ना है, मोटिवेशन वो आपको जगाना पड़ेगा। आपको ये सब चीज़ सिखाया जाएगा ट्रेनिंग में, और सीखने की आंतरिक इच्छा, अंदर से इच्छा उसकी प्रबलता हो, तब जो है यह प्रभावी होता है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने और पुनः स्मरण कराने की असफलता को क्या कहते हैं? अगर याद कर लेता है, भूल लेता है, स्मृति कल्पना, विस्मृति। विस्मृति का ही अर्थ होता है भूलने से संबंधित। यह होता है क्या? भूलने से संबंधित। तो आप उसको उसमें जो है लगातार उसको लिख करके, लगातार सुन करके, लगातार देख करके, लगातार प्रश्नों का अभ्यास करके इसे पुनः याद किया जा सकता है, पुनः स्मृति में उसे अपडेट किया जा सकता है। वह विधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? जो वयस्कता, उसे कहते हैं मध्य बाल्यावस्था कहते हैं, कि पूर्व क्रियात्मक अवधि कहते हैं, कि बाल्यावस्था की समाप्ति कहते हैं, किशोरावस्था। यह मुख्य रूप से किशोरावस्था की अवस्था है। इसमें किशोरावस्था की जो अवस्था होता है ना, तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है किशोरावस्था में? किशोरावस्था को अगर आप लोग समझिए तो इसमें होता है, इसमें मतलब एक तरह से कहा जाए शारीरिक, मतलब शारीरिक जो है ना, शारीरिक गठन में परिवर्तन होता है, सोचने की स्थिति में बदलती है, उसके बाद सामाजिक स्थिति बदलती है, मतलब उसके बाद प्रौढ़ा अवस्था, मतलब वयस्क जीवन की ओर हम प्रवेश करने लगते हैं। तो एक तरह से ये सर्वाधिक जो है ना कठिन काल माना जाता है, कठिन काल माना जाता है, क्योंकि इसी अवस्था में परिपक्वता आती है, विषयों के सोचने के बहुआयामी गुण विकसित होते हैं इसी अवस्था में, किशोरावस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? नहीं है अलर्ट, मतलब वहां पे आपको गोला मार देना है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, सिर्फ गुणात्मक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है तो ये तो होता है गुणात्मक है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण होती है, बिल्कुल सही है। कि निरंतर अभ्यास से अधिगमन होता है, सिद्धांत के अनुसार नहीं है। और वो बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, यह निरंतर अभ्यास से अधिगमन होता है। यह जो है ना, यह थार्नडाइक साहब का है, थार्नडाइक साहब का सिद्धांत है। देखिए जितने सारे प्रश्न सारे टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, विभिन्न टेटों में, सी टेट से लेकर के अलग अलग जो स्टेट भी जो टेट का एग्जाम लेती है उसमें पूछे गए सारे बाल विकास संबंधित प्रश्न है। तो आप इसे हल्के में मत लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए 2 बार 3 बार, एक बार आप इसे वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर दोबारा 2 का स्पीड लगा करके क्विज फॉर्मेट में इसे तैयार कर लीजिए, तो ये आपके मन मस्तिष्क में आ जाएगा। और बाल विकास क्लास 1 से 6 और क्लास 6 से 8, मतलब 1 to 5 और 6 से 8 में जो बाल विकास 30 नंबर का CDP जो पूछागा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। तो विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? असफलता के बारे में, विशेष जातियों और समुदाय से संबंधित विद्यार्थी असफल होता है, किसमें? क्योंकि उसमें योग्यता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर तो ये कह रहा है उसमें योग्यता नहीं होती है, कि तो ऐसा कुछ नहीं है। उसका विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगमन के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जा सकते। हाँ, इसको मान सकते हैं। सीखने अगर कुछ चीज़ सीख रहा है ना तो उसको मोटिवेट करिए। पुरस्कार जरूरी नहीं है कि आप पैसा खरीद के दीजिए, आप बात से भी इसे मोटिवेट कर रहे हैं, वो भी एक पुरस्कार ही है। जो उसके विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जा सकता जो उसके लिए सार्थक। हाँ, तरीका विधि थोड़ा सा चेंज करिए। सब तरह के बच्चे अगर आते हैं तो उसको उस तरीके से बताइए तो ज़्यादा बेटर है। कि अगला है कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रख सकती। तो यह भी जो कथन है ना, तो यह भी कथन मुख्य रूप से सही लग रहा है। तो जरा सा ऑप्शन BCD अगर पढ़ेंगे, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल क्योंकि उसे अधिगमन के लिए पुरस्कार नहीं दिए जाते। यह पुरस्कार से संबंधित नहीं है। अधिगमन के लिए पुरस्कार, सीखने की क्रिया आपको उसमें डेवलप करना पड़ेगा। अगर उसे नहीं सीख पा रहा है ना तो उसको पुरस्कार नहीं, उसको सीखने की क्रिया
डेवलप करना पड़ेगा। तो आंशिक रूप से कहते हैं, पूर्णतः सत्य नहीं है। तो सी और डी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से यह जो है टेस्ट नंबर 17 जो है वह कंप्लीट करा दिया गया। आप प्लेलिस्ट में जाइए और CDP करके प्लेलिस्ट उपलब्ध है हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप देखिए, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्विज सीरीज के साथ अगले अंक में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम जो है इतना व्यस्त समय होने के बाद भी आपके लिए समय निकाल रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, ताकि हमारा भी लगातार प्रयास आपका बना रहे। और हमारी जो एक छोटी सी टीम कभी कभी काम कर रही है, रेगुलर नहीं है हमारे पास, तो उतना वह नहीं है कुछ उस तरह से सोर्स जो हम लगातार उसे कुछ दे सकें। तो हम अभी अपने से कर रहे हैं, अगर आपका सहयोग प्यार रहेगा तो हम कोशिश करेंगे कि टीम हमारे साथ में रहे। चलिए धन्यवाद। साथ मिल करके सब फिर मतलब इसको जो है अधिक से अधिक सीट दे करके अधिक से अधिक तरीके से इसको तैयार करके काम कराया जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में।